हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है और अब आप लोगों का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में हम लोग हिंदी, ठीक है, हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 22 फरवरी को जो आपका पेपर है बहुत ही ज्यादा नजदीक है और 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी हिंदी आपका खत्म हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें तो पूरी हिंदी एक ही वीडियो में है। ठीक है, पूरी हिंदी आज की इस वीडियो में पूरी हिंदी आपका खत्म हो जाएगा और 22 फरवरी को आप लोग पेपर देने वाले हो तो 100% आएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, ठीक है, शेयर करो या ना करो, ठीक है, आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि आज का ये ऐसा वीडियो है, इतना स्पेशल वीडियो है कि इसमें मैं आप लोगों को हिंदी में, मैं आपको अगर सच बताऊं तो आप 95% लाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लास्ट जो आपका पेपर का लास्ट डे चल रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी का ये 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 नंबर का पेपर होता है, 65 नंबर आप लेकर आओगे, आप देख लेना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज के इस वीडियो में हिंदी का। ठीक है, हिंदी आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पहला ही पेपर आपका हिंदी का है, तो ऐसे में हिंदी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो आप हर सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, मतलब आप बिल्कुल फेलियर हो जाओगे। अब अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो फेल होने की बात जाने दो, आप टॉपर बनोगे, टॉपर। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में टॉपर्स आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि अब आपके पास ऐसा समय आ रहा है कि आप लोगों के लिए 2-2 घंटे की बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास हर एक सब्जेक्ट की आने वाली हो, तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, आप कहोगे सर सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव कराइए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, महत्वपूर्ण गद्यांश। फिर एक ही गद्यांश नहीं है, इसमें हमारे कई सारे गद्यांश हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एक एक गद्यांश आप पढ़ाते हो, तो मैं आज की इस वीडियो में बहुत सारे गद्यांश लाया हूँ, बहुत सारे पद्यांश लाया हूँ, हर एक चीज आपके लिए बहुत सारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे जो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का करा देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मित्रता चैप्टर, क्योंकि इसमें देखो मित्र मित्र की बात की गई है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है, पहले ही पता चल गया होगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो, जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि आपको ये जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा और उतना जल्दी आप सॉल्व कर दोगे। देखो लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है। क्या है? एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वो सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन है, मतलब रेखांकितन से। अब सारांश यह है कि वे हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, 22 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के आपके 4 से 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, या तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देख लो भाई, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा है सच्चा मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन रहेगा। अब इस 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, ऐसे आपको इसका भी 2 ही नंबर मिलेगा और इसका भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा, मतलब आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश का संदर्भ देखेंगे। ये तो आपको पता चल गया किस पाठ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला ही चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह मित्र मित्र की बात की गई है, संगत कुसंगत की बात की गई है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये मित्र से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ, जो पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश का व्याख्या करने से पहले 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना रेखांकित अंश को,
और एक प्रश्न और है, एक सच्चा मित्र से हमें क्या आशा रखनी चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है संदर्भ, और संदर्भ में आपको लिखना कैसे है, देखो मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखा है बहुत ही अच्छे से। देखो जो प्रस्तुत गद्यावतरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, जो ये हमारा गद्यांश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हैं, लेखक हैं, सभी को पता है। तो प्रस्तुत जो गद्यावतरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, या मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। जो हमारा मित्रता चैप्टर है वो एक निबंध विधा है, मतलब एक निबंध है, ठीक है। तो गद्यांश का संदर्भ ऐसे लिखना है, देख लो भाई, प्रस्तुत गद्यावतरण जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। दूसरा जो आपको करना है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करोगे, जो रेखांकित अंश है उसको ध्यान से पढ़ लो, जितना ध्यान से पढ़ सको, ठीक है, उतना ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि रेखांकित अंश यहां से विश्वास पात्र मित्र से और उत्साहित करेगा, यहां तक है, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि, जो अच्छी औषधि होता है आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। जिस प्रकार अगर आपका तबीयत खराब हो, ठीक है, आप बीमार हो, तो अगर एक अच्छी औषधि, एक अच्छी दवा, ठीक है, मिल जाए तो आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका रोग जो होगा वो खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। और अगर एक बेकार दवा मिल जाए जो आपको साइड इफेक्ट करे तो आपको और ज्यादा बेकार कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से है। अगर आपको अच्छी मित्र मिल जाए तो आप बहुत ही आगे जाओगे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक अच्छी जो मित्र होता है वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, आपको सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। और जो बुरा व्यक्ति होता है, जो बुरे मित्र होते हैं, वो आपके अंदर ऐसे ऐसे बातों को भरेंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि यार कैसे हम कामयाब हों, कामयाब नहीं हो पाओगे और पीछे चले जाओगे, जो आपके पास था वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो भाई, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र जो होता है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। जैसे जो अच्छा मित्र होता है विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सको, ठीक है, वो आपके अंदर जो अनेक बुराइयां हैं उससे बचाएगा और आप जीवन में उन्नत तथा सुंदर बनाता है, ठीक है। हमारा मित्र जो है ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें अच्छे विचार देगा, बुराइयों से बचाएगा, बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह बचाएगा, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, ठीक है। ऐसा मित्र होना चाहिए कि अगर हम मान लो गलत रास्ते पे जाते भी हैं तो वो हमें बचाएगा, वो कहेगा कि ये रास्ता गलत है, इस पर मत चलो वरना फिर बर्बाद हो जाओगे। तो उस रास्ते से हमें हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने की राह देता है, सलाह देता है, ठीक है, बुराइयों से बचाता है, ठीक है, और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और हम जब निराश होंगे तो वो प्रोत्साहित करेगा। निष्कर्ष रूप से हम कह जा सकते हैं कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा में जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करता है, जिससे हमें सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें, जिससे हमें सम्मान मिले, अच्छे अच्छे कार्यों को करें, ठीक है। तो ये सब हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या, बस इतना सा हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है भाई, देखो यहाँ, एक सच्चा मित्र से हमें क्या आशा रखनी चाहिए। जो एक सच्चा मित्र होता है, जो बिल्कुल सच्चा होता है, उससे हमें क्या आशा रखनी चाहिए। तो देख लो, एक सच्चा मित्र से हम कह सकते हैं कि जो हमें बुराइयों से बचाएगा, सत्य पवित्रता, जो सत्य होता है, पवित्रता और मर्यादा के मूलों को पुष्ट करेगा और बुरे मार्गों पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। अगर आप बुरे मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलते हो तो वो आपको रोकेगा, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको भगाएगा और आपको अपने सपनों को, मान लो आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, आपको बड़े बड़े डॉक्टर बनना है, टॉपर बनना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो वो आपको प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, मेहनत करो दोस्त, जो चाहो वो मिल जाएगा, बस मेहनत करो। तो ये केवल अच्छी मित्रता, अच्छे लोग ही आपको ये सलाह दे सकते हैं। बुरे लोग तो आपको कहेंगे चलो एंजॉय करते हैं, बाजार टहलते हैं, इधर उधर टहलते हैं, वो बुरे लोग जो होंगे वो कहेंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, सब कुछ संभव है, ठीक है। तो ये हमारा है दोस्त जो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, पहला। चलो देखते हैं सेकंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। तो हमारा सेकंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है वो समझो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी में टॉपर बना देगा, ठीक है। देखो
सबसे पहले आपको ये जो गद्यांश है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है या स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, अहिंसा का दूसरा नाम या फिर दूसरा रूप त्याग है, त्याग। ठीक है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम व स्वार्थ है जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है तेन युष्ण भुनन, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध और व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध और समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है भाई। 2015 में, 17 में, 22 में, 23 में आया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमारा 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला देखो, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझ लो, क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको टॉपर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, और तीसरा है हमारे नैतिक सिद्धांत में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया। हमारे जो नैतिक सिद्धांत हैं इसमें किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखो इसमें संस्कृति बार बार आई है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसमें हमने संदर्भ सोचा कि आपके साथ लिखें, हो सकता है आपको थोड़ा सा ना समझ में आया हो, तो इसलिए मैं आपको आपके साथ लिखकर समझा दे रहा हूं एक बार, क्योंकि आप लोगों को जितना अच्छे से समझ में आए ना उतना अच्छा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संदर्भ में क्या है, पाठ का नाम पता चल गया भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम भी पता चल गया कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश जो है थोड़ा सा देखो राइटिंग से लिखना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग का होना। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आप धीरे धीरे अच्छे से लिखना, अंडरलाइन वगैरह अच्छे से, हेडिंग वगैरह डालना। ठीक है, फिर आपका सब कुछ सही है। ठीक है, समझ में आए एग्जामिनर को बस। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और जो चीज़ मैं आपको ब्लैक से लिख रहा हूँ उसको ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट रहेगा। हिंदी ब्लैक से कर देना, और हिंदी के गद्य खंड, ये क्या है, ये हमारा गद्य खंड है। ठीक है, गद्य खंड में थोड़ा सा सॉरी ये ब्लैक से नहीं ब्लू से ही रहेगा। ठीक है, गद्य खंड में संकलित। अब संकलित इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखो सेम चीज़ है। ठीक है, सेम ही है, हर एक चीज़ में केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना है, और सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बस हो गया। द्वारा लिखित, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। क्या नाम है, भारतीय संस्कृति। हो सके ना तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देना, जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है। ठीक है, जैसे ऐसे अंडरलाइन स्किल की सहायता से बढ़िया से करना। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेना। भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है। उद्गृत है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संदर्भ, पहला चीज। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहां हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश हमारा कितना है भाई, उसको ध्यान से पढ़ लेना, कि एक बार में ना समझ में आया दोबारा पढ़ लेना। देखो हमारी संस्कृति का यहाँ से नहीं है, यहाँ से जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा और अहिंसा अलग अलग है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। तो देखो इतना हमारा रेखांकित अंश है, इसको कैसे करोगे देखो।
देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि जो भारतीय कर देना, भारतीय नहीं भारतीय, ठीक है, भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। वास्तव में हमारी संस्कृति अहिंसा के मूल तत्वों पर ही आधारित है, ठीक है। संस्कृति में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यताएं भी अहिंसा के तत्व पर आधारित है और अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। अगर आपके अंदर एक त्याग नाम का चीज है, मतलब कोई भी चीज हो उसका आप त्याग कर दो, आप पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है उसको त्याग कर दो। लाइफ में अगर आपकी कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। त्याग करना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो त्याग जो है वो अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का दूसरा जो पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है और मनुष्य स्वार्थ के कारण, ठीक है, जब पदार्थों को अकेले ही उपभोग करता है तभी हिंसा का जन्म होता है, ठीक है। जब अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अकेले ही सब कुछ खाना चाहते हैं, अकेले ही सब कुछ रखना चाहते हैं तो फिर हिंसा का जन्म होता है। और भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का समन्वय है। जब तक हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। जब तक हम किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे, मान लो जब तक आप किसी चीज को छोड़ोगे नहीं तब तक वो किसी दूसरे के पास जाएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जब तक आप शिक्षा मान लो आप दे रहे हो तो आप अपनी शिक्षा का मतलब त्याग कर रहे हो, मतलब बता रहे हो, तो वो दूसरों को उससे सीख मिलता है। तो हर एक चीज त्याग करोगे तभी दूसरे को वो प्राप्त होगा, ठीक है। तब तक दूसरा उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति हुई है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर हमसे पूछ रहा है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो देखो हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है, उसका दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। मैं आपको दो इसलिए करा रहा हूं कि आप एक ना आए तो बोर्ड एग्जाम में दूसरा जरूर आएगा, ठीक है। और आप ये समझो कि भारतीय संस्कृति पाठ से आएगा ना तो आप यही संदर्भ सेम लिखना है, 2 नंबर तो क्लियर है। और व्याख्या मान लो आपका दूसरा इस भारतीय संस्कृति का दूसरा गद्यांश आ जाए तो कुछ ना कुछ व्याख्या भी सेम ही होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही सारी चीजें घुमा फिरा कर बात की जाती है। मित्र के बारे में वही सारी चीजें घुमा फिरा के बात की जाती है मित्रता पाठ में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, ठीक है। ऐसे हम लोग 2 बहुत सारी चीजें देखने वाली, सारे निबंध, पत्र लेखन, सारा कुछ 2 है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पद्यांश, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 22 फरवरी के लिए, पेपर के लिए। देखो इसमें पूछ रहा है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम संग कौ और राधे ईस, और इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यो देहु बिन शीस, आशा लगी रहत तन स्वाहा ज्यो कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, और सूर हमारे नंद नंद बिन और नहीं जगदीश। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सूर का मतलब सूरदास जी इसके क्या है? रचयिता है, इसके कवि हैं। तो और पाठ का नाम क्या है? पद है, क्योंकि सूरदास जी का जो पाठ का नाम था वो पद है। आपके इसमें एक ही चैप्टर सूरदास जी ने लिखा है, वो भी पद, फर्स्ट नंबर चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा पद्यांश है, मजा आएगा। अभी व्याख्या देखना। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में व्याख्या करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उद्धव जी मथुरा में गोकुल क्यों आए हैं, ठीक है। और तीसरा, इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यों देह बिन शीश, उपयुक्त का कौन सा अलंकार है। तो ये 3 क्वेश्चन रहेगा। संदर्भ व्याख्या एक में ही अब आता है और 2 क्वेश्चन अलग से। तो कहीं ना कहीं ये 2 नंबर आपको देकर जाएंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सब आपको हलवा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो संदर्भ में क्या है भाई? सूरदास जी, पद, बस। और क्या? तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो पाठ का नाम सूरदास और कवि इसके पद है, सॉरी पाठ का नाम पद है और कवि इनके सूरदास जी हैं। अब देखो ऐसे लिखना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कि यह जो पद है श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है। इस जो चैप्टर का नाम है वो पद है, उसको मैंने ब्लैक से लिखा है, सूरदास जी का ब्लैक से लिखा है, ठीक है। तो ये जो पद है श्री सूरदास द्वारा सूरसागर इनकी रचना है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो इनकी ग्रंथ है। तो ये जो पद है श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा संदर्भ, और ये हमारा संदर्भ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर हमारा आता है इसका व्याख्या। तो व्याख्या के लिए 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा और बड़ा वाला व्याख्या है। तो देखो, सबसे पहले देखो गोपियां जो है वो क्या कहती हैं, सूरदास जी अपने चैप्टर में क्या कहते हैं गोपियों के बारे में, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं। उद्धव कौन है? मित्र हैं किसके? श्री कृष्ण जी के, ठीक है। तो उद्धव जो है वो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे हे उद्धव, हमारे मन ना भय 10-20। हमारे जो मन है वो 10-20 मन नहीं है। मतलब जो मन है, मन का मतलब जो प्यार करने की इच्छा है, शक्ति है, वो हमारे 10-20 मन नहीं है, ठीक है। और सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, हमारे पास भी एक ही मन था, वो भी अब नहीं है, ठीक है। था, पहले था, तो मतलब मन था, और वो क्या है? श्री कृष्ण के साथ चला गया है। वो जो मन है हमारे श्री कृष्ण के साथ चला गया है, ठीक है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कैसे करें? तो जो मतलब उद्धव जी कहते हैं तुम निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करो। तो निर्गुण ब्राह्मण की आराधना हम कैसे करें जब हमारा मन श्री कृष्ण के पास चला गया है, ठीक है। अर्थात बिना मन के ब्राह्मण की आराधना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, वो निष्क्रिय हो गई हैं। मतलब निष्क्रिय का मतलब वो सारे वर्क नहीं कर रही हैं, और हमारी दशा जो है बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया है। जैसे कोई प्राणी है, जो व्यक्ति है जो बिना सिर का है, वैसे हमारी दशा हो गई है, और हम कृष्ण के बिना मृत हो गई हैं। और हम श्री कृष्ण के बिना मृत, जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, वैसे हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण जी मथुरा से वापस जरूर लौटेंगे, और इंद्रियां सोच रही हैं कि श्री कृष्ण जी जो मथुरा से वापस जरूर लौटेंगे और हमें उनके दर्शन अवश्य या प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी, ठीक है। श्री कृष्ण की दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण के साथ मतलब देखने के लिए श्री कृष्ण को हम तो करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो ज्ञाता हो, यदि तुम चाहते हो तो हमारा युग मिलन अवश्य करा सकते हो श्री कृष्ण जी से, ठीक है। तो सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद का मतलब जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, और हम उन्हीं की परम उपासिका हैं, हम ही उन्हीं की परम उपासिका हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा पद्यांश है, मजा आया होगा पढ़ने में। तो ये हमारा है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देह बिन शीश उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो नहीं, अभी हमारा एक क्वेश्चन और है ना यहाँ। उद्धव जी मथुरा में गोकुल क्यों आए? तो उद्धव जी जो है गोपियों को योग, गोपियों का मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे, ठीक है। जो गोपियों का मिलन का संदेश देने के लिए जो है मथुरा से गोकुल आए थे। ओके, अगला है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीश उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हो चुका है। हमने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश देखा है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, 22 फरवरी के लिए। तो ये आप लोग तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है पद्यांश। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ, बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सूना फिर घटे वर्ष समूल कुम हिलाए। ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले
आप क्या करो, पहला इसमें प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या करना है, ठीक है। जो हमारा ये लिखा हुआ है दोहा या फिर पद्य खंड कुछ भी है, तो उसका आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। और कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया, और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। जो संपत्ति सलिल है इसमें सा 2 बार आया हुआ है, तो पहले ही आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ बात करेंगे, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है और क्या है। देखो, प्रस्तुत दोहा जो है हमारा दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित, ये जो है बिहारी लाल जी इसके कवि हैं, ठीक है। कौन है, बिहारी लाल। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। इसमें भक्ति एक अलग शीर्षक है, नीति एक अलग शीर्षक है, तो ये जो है नीति शीर्षक से लिया गया। किससे लिया गया, नीति। तो ये जो प्रस्तुत दोहा है कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा संदर्भ। और अब हम लोग देखने वाले हैं व्याख्या, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्याख्या, ठीक है। व्याख्या देखो, कवि का कथन है या कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो आपकी मन जो है वो भी बढ़ जाता है। कैसे कि जब आप जो काम 100 रुपए में करते थे, जो आप 100 रुपए में खाते थे, उसके लिए आप हजारों लाखों खर्चे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास धन बढ़ गया है, तो मन तो ऑटोमेटिक बढ़ना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन के घट जाने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। अगर आपके पास धन घट जाता है फिर भी आपकी इच्छाएं नहीं घटती, वही चीज चाहिए जो हमारे पास धन था, भले ही आज आपके पास धन ना हो, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है कि आपको हो सर समझ में नहीं आता, बहुत आसान है समझ में, तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग देखते हैं कमल का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट किया है। तो देखो, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा जब धन घट जाता है तो बहुत ही कष्ट होता है, ठीक है। तो अगला है संपत्ति सलिल में सा 2 बार आया हुआ है, एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, तो आप बता सकते हो कि संपत्ति सलिल में हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार, ओके। तो ये हमारा हो गया व्याख्या और 2 क्वेश्चंस का आंसर, संदर्भ, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया भैया पद्यांश भी, ठीक है। हमने 2 पद्यांश भी देख लिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो आपने दोनों पद्यांश भी समझ लिया, इसमें से बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। पहले हम लोग पहला संस्कृत का गद्यांश देखते हैं। देखो, ये गद्यांश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये गद्यांश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लिखा हुआ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृत आलूका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युवराजा दारासिको अतरंत भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम आकरोत सा तेनम ज्ञानम तथा प्रवर्तम अबोध यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषायां करिता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको बात करना है संदर्भ का, तो इसमें आपको वाराणसी पाठ से लिया गया है, सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को, पहला ही चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत का जो पहला चैप्टर है वो। तो संदर्भ देख लो, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये जो हमारा गद्यांश है ये संस्कृत खंड से लिया गया, सभी को। संदर्भ में क्या है कि आपको केवल पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। किस पाठ से? जो इस चैप्टर का नाम है वो है वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी पाठ से लिया गया है, बस यही हो गया, वाराणसी पाठ इसका। और ये आप जो वाराणसी चैप्टर के हर एक गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो, वाराणसी चैप्टर का हर एक गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो यही संदर्भ और यही प्रसंग लिख सकते हो, केवल आपको व्याख्या चेंज करना है बस। तो प्रसंग यही लिख सकते हो कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। देखो, हर एक पद्यांश में जो वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में ही बताया गया है, वाराणसी के बारे में ही बताया गया है, ठीक है।
अब व्याख्या समझ लो कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। ये जो नगरी है ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है, ठीक है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत के प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनकी ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। और मुगल युवराज दारा शिकोह जो है यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी किया था और उनके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है फारसी भाषा में कराया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश देखते हैं। देखो 5 नंबर का ये गद्यांश आता है, सारे आपको फिक्स ही करने हैं, फिक्स ही करने हैं, एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि आमः स्वाभिकृतः समया इत कथिते तस्मिन् नागरिके सः ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। प्रथम भवान एवं पूछति तो नागरिकं तम ग्रामीणः आकथयत् त्वमेव प्रथम पूछत इति। तो इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथम पूछम। तो उसने पूछता है कि आवतो दूरगामी सः साचरो न च पंडितः और अमुख स्फुटम न यो जानति सः पंडितः। तो ये एक ऐसा गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया। ये जो हमारा गद्यांश है वो हमारा संस्कृत का गद्यांश है और वो जो हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा, आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा गद्यांश है वो हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और ये जो प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ है उसी से लिया गया है, ठीक है। अब प्रसंग देखो, इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहली का वर्णन किया गया। जो एक शहरी व्यक्ति है और एक ग्रामीण यानी कि गांव का व्यक्ति है, उन दोनों के बीच पहली का वर्णन किया गया है, ठीक है। व्याख्या देखो, तो कहता है व्याख्या में, हाँ मुझे सत्य स्वीकार है। उस नागरिक ने ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप पूछो। वो जो ग्रामीण का व्यक्ति है जो एक किसान है तो वो नागरिक से कहता है पहले आप पूछो। तो उस नगरवासी ने ग्रामीण वासी से कहा तुम ही पहले पूछो। तो यह सुनकर वो ग्रामवासी जो गांव का वासी है बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। तो कहता है कि यहाँ पहली क्या कहता है, आप दो दूरगामी ना सा छात्रो पंडिता अमुक जानती पंडिता। देखो बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अक्षरों से भरा हुआ है लेकिन वो पंडित नहीं है, वो जानकार नहीं है। बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। उसके पास मुख नहीं है लेकिन अपनी भाषा वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा और उसे जो जानता है वो विद्वान है। तो सभी को पता है वो पत्र है, मतलब लेटर पत्र, ठीक है। तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला गद्यांश समझ में आ गया ना। तो संस्कृत का ये दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संस्कृत का पद्यांश, भाई पद्यांश भी 5 ही नंबर का आता है। जितने हमारे गद्यांश इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा हमारा पद्यांश भी इंपॉर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ये पद्यांश से पहला हमारा, तो इसमें कह रहा है मरणम मंगलम यत विभूषित विभूषणम कैप्सीन यत्र कैसम सा काशी कैन मिहते। तो ये भैया ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको अच्छे से इसको तैयार करना। सबसे पहले संदर्भ देखो, तो प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? वाराणसी, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एक छोटा सा जो श्लोक है ये वाराणसी पाठ का ही है। और प्रसंग है इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है, जो पुण्य ख्याति का, ठीक है। और अनुवाद देख लो, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, ये जो जहां वाराणसी है वहां मरना एक कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है और जहां कैप्सीन मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, जो लंगोटी होती है उसको रेशमी वस्त्र यहाँ माना जाता है, ठीक है। और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी सामान्यता किसी से नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं, उसकी जो तुलना है, कंपेयर है, वो किसी से भी नहीं की जा सकती है और वो अभी तक किसी से नहीं की गई है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी नगरी है और वहाँ बहुत सारे संगम स्थली हैं, बहुत सारे धर्मों के संगम स्थली हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाराणसी जो है बहुत ही सुंदर सा स्थान है और इस चैप्टर में वैसे डिस्क्राइब भी किया गया है, वर्णन भी किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है ये भी, तो आप लोग ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है संस्कृत का वो समझो। इसमें क्या कह रहा है कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका संदर्भ। तो संदर्भ में क्या है, देखो इसमें कह रहा है कि यह जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है भाई, संस्कृत खंड है ही, और ये जो चैप्टर का नाम है वो है भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रस्तुत श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब देखो प्रसंग देख लो। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी जो मूल भावना है उस पर प्रकाश डाला गया है इस श्लोक में। ठीक है, भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत् का अर्थ क्या है? अर्थ हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब है सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो ये हमारा बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये जो पद्यांश है वो है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, मतलब कोई भी रोगी ना हो, सब निरोगी हों, और सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दुख का भागी बने। ओके, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो देखो आपने दो सारी चीजें समझ लिया, 2 हिंदी का गद्यांश, 2 हिंदी का पद्यांश, और 2 ही हमारे संस्कृत का पद्यांश समझा, 2 ही संस्कृत का गद्यांश भी समझा। तो अब अगर आप देखो तो इसमें से एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, और आपने 6 नंबर गद्यांश पद्यांश का क्लियर कर लिया, 12 नंबर, और 5 नंबर आपने किसका क्लियर किया? संस्कृत के गद्यांश पद्यांश। तो यहां से आपके बहुत सारे नंबर क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है तो वो भी अभी बताएंगे, कैसे देखना है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कोई बताता नहीं है और हम ही जो आपको बताएंगे वो बताएंगे। देखो आपको मैं छोटी से छोटी एक चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे जो हो आपका। तो यहाँ लिखा है वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्मम संगम स्थली है। वाराणसी नगरी जो है वो विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे संगम स्थली भी है। और कुत्र मंडलम मंगलम भवत वाराणस्यां मंडलम मंगलम भवति। ठीक है, और शून्यस्य किम मुख्यादम अस्ति, तो जनः शून्यस्य गुणम सह तौलन्त इति शून्यस्य मुख्यादम अस्ति। वीरः केन पूज्यते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीरः वीरेण पूज्यते हैं। अलछेन्द्रा कः आसीत्, अलछेन्द्रा यवन राजा आसीत्। पुरु राजा केन सह युद्धम, पुरु राजा अलछेन्द्रा सह युद्धम अकुरुत। पदेन बिना किम दूरम ख्याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम ख्याति। ज्ञानम कुंत्र संभवत, ज्ञानम सर्वन संभवत। ठीक है, तो ये 8 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए भैया संस्कृत के प्रश्न उत्तर। अभी हमारे और भी हैं क्योंकि हमने सारा ले रखा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तैयार करना है। ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा एक नागरिका उपासक। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखरा स्वनाम आजादा इत अकथयत। पुरुराजा का आसीत, तो पुरुराजा एक भारत वीरा आसीत। दानेन किम वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासनेन वर्धते। ठीक है, इंदु सनेन कहाँ वर्धते, इंदु सनेन समुद्रा वर्धते। ठीक है, तो ये 15 हम लोगों ने प्रश्न उत्तर देख लिया भाई। 15 के ज्यादा तैयार नहीं करना पागल की तरह, ठीक है, बस ये 15 तैयार कर लो, बहुत है। फालतू में अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि अब आप वो चीज पढ़ो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर हिंदी ही पढ़ लो, और भी सब्जेक्ट में जब आप 95 लाओगे तभी तो टॉपर बनोगे। एक सब्जेक्ट में आपने 95 ले आया तो फिर एक सब्जेक्ट से थोड़ी कुछ होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट में आप 40%, 50%, 80%, 90% लाओगे तो कैसे काम चलेगा। हर एक सब्जेक्ट में आप 95 लाओगे तब आपका 95% बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब हम लोग जीवन परिचय भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज हमने देखना है। तो जीवन परिचय सबसे पहला हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो जीवन परिचय है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक क्या
कि इनकी रचनाएं और जीवन परिचय दोनों लिखनी होती है। और सेकंड मैटर, आप भाई जीवन परिचय दो तरीके से लिख सकते हो। देखो दो तरीका नहीं, इसी तरीके से लिखना है, बट मैंने यहाँ एक डब्बा बना रखा है। क्यों? देखो डब्बे में आपको क्या लिखना है, देखो चाहो तो लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, तब भी आपको जैसा लिखा है वैसे भी नंबर मिलेगा। बट आप यहाँ एक संक्षिप्त बगल में, जैसे ऐसे कॉपी रहेगा, कॉपी में ऐसे आप बना लेना कॉलम, ठीक है, ऐसे छोटा सा, फिर बगल में लिखना, ठीक है, यहाँ लिख देना संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना। पहले आप नाम लिखना, जन्म लिखना, जन्म स्थान लिख देना, ऐसे आप कई सारा चीज लिखते हो, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, ठीक है। ऐसे आप कहोगे सर ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब आपको इसी में से ही लिखना है। देखो ये चीज याद है तो वो भी आप लिख दोगे। जैसे नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884, ठीक है, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, माता का नाम पता हो तो लिखो, नहीं तो ना लिखो, इनके शिक्षा दीक्षा, कौन से पत्रिका का संपादन किया, मृत्यु का भूई, बस हो गया इतना सा। और मेन तो ये है, मेन आपका ये है, ठीक है, कि जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जीवन परिचय, समझो इनका पूरा जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक सम्भ्राष्ट परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता जो थी वो चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, और इनकी माता जो थी वो अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने घर पे पिताजी के पास राज तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके, और इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। जो इंटरमीडिएट है उसकी शिक्षा, 12th की शिक्षा वो इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पूर्व का मतलब बिफोर, पहले ही विद्यालय छूट गया, और इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, मतलब इन्हें पसंद नहीं था, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष यानी कि 19 वर्ष तक काशी नगरी पाषाणी सभा का पत्रिका का संपादन भी किया, और काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यक्ष के रूप में हो गई थी इनकी नियुक्ति, और श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये पूरा जीवन परिचय है, ठीक है। फ्लो चार्ट भी आप छोटा सा बना सकते हो। अब इनकी रचनाएं भाई 3-4 देख लो। रचनाएं देखो, इनकी जो रचनाएं हैं वो है चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है, विचार विधि है। 4 रचनाएं बहुत हैं, तो चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है, विचार विधि है, ये आप 4 रचनाएं भी वहां लिख देना, ठीक है। तो पहला जीवन परिचय हमारा हो चुका है। दूसरा जीवन परिचय आ जाओ भाई। दूसरा हम लोग देखते हैं सूरदास जी का। ये हमारे कवि हैं, ठीक है। कवि का जीवन परिचय थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन आप लेखक में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बता दिया, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ठीक है। 2 तैयार कर लेना, और इसमें मैं आपको 2 बता देता हूं, 1 और तैयार कर लेना, 3 तैयार कर लेना, 5 जीवन परिचय, ठीक है। तो सूरदास जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में या संवत 1535 में आगरा में मथुरा पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, इस विषय में अभी भी मतभेद है। और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मानव स्वरूप का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा कहा है। और सूरदास जी की रुचि जो है बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, और इसने भक्ति का एक पद सुनकर, इनकी जो भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति का जब एक पद इनका सुना तो उन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी का कीर्तन भार सौंप दिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठ्ठललाल ने अष्टछाप नाम से एक 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था, और सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। सूरदास जी ने सबसे प्रमुख थे, और ये गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी का जो गोलो आवास मृत्यु सन 1583 या संवत 1640 में विठ्ठल नाथ के सामने गोवर्धन पारसोली नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीवन परिचय है सूरदास जी का, और आपको ये सारा ही कंप्लीट करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इनकी रचनाएं भी जानना जरूरी है भाई सूरदास जी का। तो देखो सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। ये 3 इनकी रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक और हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास, देखो
गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर नाम ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका स्थान सोरो नामक स्थान को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर का ही समर्थन किया, जो राजापुर गांव को ही, और इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका बचपन जो था वो काफी बेकार था और अनेक आपदाओं से, ठीक है, व्यतीत हुआ। और सौभाग्य से इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वारमहस्त प्राप्त हो गया और इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। और स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्पक्ष कर दिया। और तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है, रत्नावली जी से इनका विवाह हुआ था, जो काफी ब्यूटीफुल सुंदर थी। ठीक है, और विदुषी मतलब विद्वान भी थी। अपनी पत्नी से फटकार से तुलसीदास जी वैराग्य हो गए, मतलब पत्नी ने इन्हें डांट दिया था, तो इसलिए वो वैराग्य हो गए और मोह माया को त्याग दिया। सारे मोह माया, सारे प्यार, सब कुछ को त्याग दिया और अनेक तीर्थ का वर्णन करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे और अपनी रचना चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। और काशी के 80 घाट पर सन 1623 में और संवत 1680 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा तुलसीदास जी की जीवन परिचय। अब इनकी रचनाएं भी जानना जरूरी है ना, रचनाएं भाई जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि, तो रचनाएं मैं आपको बता दूं। देखो इनकी रचनाएं देख लो। श्री रामचरितमानस इनकी रचना है। श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये इतनी रचनाएं बहुत है। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, बस बहुत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूरदास जी का और तुलसीदास जी की कवि की 2 जीवन परिचय। एक अब आपको तैयार करना है, वो कौन सा है, वो आपको महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है। ठीक है, एक आपको गद्य पद्य में छोड़ दिया है, वो तैयार कर लो। अब हम लोग आते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पत्र लेखन हम कौन कौन सा देखने वाले। पहला पत्र लेखन, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी की जानकारी किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है जिसके कारण मलेरिया जैसे बीमारी, डेंगू जैसे बीमारी होते हैं, तो उसके लिए एक पत्र लिखो ताकि सफाई कर्मी आए और अपने क्षेत्र का सफाई करे आपके, और ताकि आपके वहां डेंगू और इन सब जैसे बीमारी ना हो। तो सबसे पहले लिखो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। विषय हमारा है क्षेत्र में गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। तो आप भाई बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अपने खुद से बनाकर भी लिख सकते हो। मेन आपका ऊपर का ढांचा है, मेन स्ट्रक्चर है, तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, ये चीज है, फिर आप अपने खुद से लिख सकते हो। देखो महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी कई दिन से नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है और जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। लगातार इस रोगों से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या का गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं। जल्दी से जल्दी सफाई कराएं ताकि ये सब बीमारी खत्म हो सके। धन्यवाद, भवदीय राकेश शुक्ला, दिनांक डाल देना। ठीक है, तो बस ये आप देखो, मैं आपको बहुत कम समय में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये चीज आप 10-10 घंटे में बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे, बट मैं आपको बस 50 से 60 मिनट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। और अब हम लोग दूसरा नंबर पत्र लेखन देखते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर जो हमारा पत्र लेखन है वो है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। जैसे आपके वहां बिजली की समस्या है और बिजली की समस्या को समाप्त करने के लिए बिजली जो है नियमित नहीं आती है, समय पर नहीं आती है, तो उसके लिए एक पत्र लिखो। तो सबसे पहले सेवा में बिजली विभाग मेरठ। ठीक है, विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति। तो मान्यवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान अपनी बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल में होती है, गर्मी के दिनों में। ठीक है, होती है, और बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती।
हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है, अतः एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति का प्रयास दूर करो। मतलब ये जो बिजली आपूर्ति की समस्या है इसको दूर करो एक सप्ताह में, एक हफ्ते में। इस स्थिति में आपसे निवेदन है, हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और कृपया बिजली समस्या को निर्धारित समय को निर्धारित किया जा सके और शीघ्र कार्यवाही की आशा में है। आपके गांधीनगर कॉलोनी, अपना नाम लिख देना, दिनांक, ठीक है। नाम लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर जो हमारा पत्र लेखन। मैंने आपको 3 मिनट में 2 पत्र लेखन बता दिया, ठीक है। अब ये चीज आपको सभी 20-20, 30-30 मिनट में ये 2 समझाएंगे। तो समय कम है, इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कम समय में ज्यादा तैयारी। इसमें क्या है, आप नोट बना लो, नोट ना बना पाओ, अब इसको ये देख लो भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया बस, और एक बार समझा भी दिया और अपनी भाषा में बताया है। आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसमें कोई ये है नहीं कि बहुत बड़ा है यार समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं निबंध। देखो निबंध मैंने आपको बहुत सारा बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट निबंध करा देता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन, या फिर ये पूछ सकता है अनुशासन का महत्व। तो देखो प्रस्तावना, विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। देखो जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं ये देश के भविष्य हैं, क्योंकि यही विद्यार्थी आगे चलकर वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। तो विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, इससे शिक्षा जगत की ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित हुआ है, ठीक है। विद्यार्थी और विद्या, ठीक है। तो विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या जो है वो लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, जो आपके टीचर हैं, सर हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक वो आपको शिक्षा नहीं देंगे, जब तक वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ों को बताएंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़कर क्यों नहीं समझ पाते हो? आपको टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि टीचर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, बुक की भाषा नहीं, खुद की भाषा से समझाते हैं। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ या मर्यादा है कि जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उनका उपभोग करने के लिए अनिवार्य होता है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु के बड़ों की बातों की मानना चाहिए। गुरु का बात मानना चाहिए, अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, ठीक है। अनुशासनहीनता, जब कोई बच्चा जो है अनुशासनहीनता मतलब अनुशासन में नहीं रहता है तब, ठीक है। तो वो सब भाई कई सारे कारण होते हैं। अनुशासनहीनता देखो, वस्तुतः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इनके अनेक कारण हैं। पहला क्या है? पारिवारिक कारण। तो बालक की पहली पाठशाला है उसका परिवार है। जो बालक की पहली पाठशाला है, जो पहला स्कूल है, वो उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता का आचरण होता है, कैरेक्टर होता है, वो जो होता है बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता होंगे वही लक्षण बच्चों में भी होता है, सभी को पता है, आनुवंशिक आपने पढ़ा होगा। तो सामाजिक कारण, विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद, भाईवाद आदि को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा उससे नहीं करने लगता है, अध्ययन नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता और इन सब में बात जाता है। राजनीति का कारण, तो छात्र जो होता है अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण है। दूसरी राजनीति, आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में छा गया है। निवारण के उपाय, देखो आज छोटे छोटे बच्चे राजनीति में हैं, मतलब अपने आप को दादा समझ रहे हैं, हम ही हैं और कोई नहीं है। छात्र अनुशासनहीनता का उपभुक्त कारणों को दूर करने का जो उपभुक्त जो ऊपर के कारण है वही समाधान है, समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को यही सही किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निवारण हो गया और अभी हम लोग उपसंहार भी देखेंगे, लास्ट हेडिंग इसका। देखो छात्रों के समस्त असंतोष का जनक जो है अन्याय है और इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है, ठीक है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट जो है राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाकर ही हम विद्यार्थी में व्याप्त अनुशासनहीनता का समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छात्र और अनुशासनहीनता का जो ये निबंध है। दूसरा निबंध हमारा है जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का निबंध, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने रूपरेखा हेडिंग डाला, प्रस्तावना को हमने डिस्कस किया, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और समस्या का समाधान, उपसंहार। प्रस्तावना, आजकल जो प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण कहते हैं और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने जो है प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे संकट उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण का प्रकार देखो कि आज के वातावरण में प्रदूषण कई रूपों में, इन रूपों में पाया जाता है। पहला, वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए जो शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायु में भी प्रदूषण, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण। जल ही जीवन है या जल को ही जीवन कहा जाता है और आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है और इससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक, दवा और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब समस्या का समाधान कैसे किया जाए। देखो कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाना सबसे अच्छा उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, साधन। और दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख जो है प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। लास्ट फिटिंग हम लोग उपसंहार देखेंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और उसने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। जो जल निवारण है उसका अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से ले जाने का आदेश दिया जाए और यह संकल्प लें कि जीवन के शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से देखें, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ऑब्जेक्टिव देख लो और ये सारा आप तैयार कर लो। हिंदी में आप भाई 70 में 70 लाओगे, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे, 70 में 70 आप हिंदी में लाओगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।